हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनुज काम्बोज। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। वैसे तो आपकी क्लास बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन आज आपका जो नया चैप्टर शुरू करेंगे कई दिनों के बाद, उस चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। और इस चैप्टर में आपके बहुत कम टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कभी वो थ्योरेटिकल पूछ लेता है, कभी आर्टिकल की फॉर्म में पूछ लेता है, और कभी न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ लेता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके आज जो हमें पढ़ने हो 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका विद्युत सेल, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम टर्मिनल विभवांतर। तो इन टॉपिकों को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इस चैनल पर जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और देखने के बाद वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्य। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वैद्युत सेल। अब इस वैद्युत सेल के बारे में, क्योंकि हम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी हम आपको करा रहे हैं वो जो आपको ज़्यादातर जो लेवल करवाया जा रहा है यहाँ पर, वो आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए करवाया जा रहा है, ठीक। नीट की या जो जी मेंस क्वेश्चंस हैं वो भी इससे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग सिलेबस भी है, तो वो पढ़ना पड़ता है। अब इसे पूरा करने के बाद हम उसके क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभी आपके लिए यूपी बोर्ड क्वेश्चंस है। यूपी बोर्ड के जितना भी सिलेबस है वो पूरा करना है। तो चलिए उसे ही पूरा करते हैं पहले। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, सॉरी वैद्युत सेल। अब जैसे वैद्युत सेल आपको पढ़ना है कि वैद्युत सेल होता क्या है। अब सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है वो भी इसको पूछ लेता है कि आपका सेल होता क्या है। देखिए, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक। मतलब कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। अब इस सेल में होता क्या है? इस सेल में विभिन्न धातु की दो छड़ें, कैसी? विभिन्न धातु की दो छड़ें होती है। अब ये जो आपकी छड़ें हैं विभिन्न धातु की, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। मतलब सेल में दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं या सेल की प्लेटें कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड या प्लेटें होती है ये एक घोल में डूबी रहती है, और इस घोल को, यानी कि जिस घोल में डूबी रहती है, इस घोल को कहते हैं विद्युत अपघट्टे, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्टे, ठीक है। अब इस घोल की एक विशेषता होती है, मतलब किसकी? विद्युत अपघट्टे की एक विशेषता होती है कि जब इसमें विभिन्न धातु की छड़ें डुबोई जाती है तो इनमें से एक धन आवेशित हो जाती है और एक ऋण आवेशित हो जाती है। मतलब इस विद्युत अपघट्टे के अंदर ही यह विशेषता पाई जाती है कि जैसे ही विभिन्न धातुओं की छड़ें इसमें डुबोई जाएंगी तो इनमें से एक आपकी धन आवेशित हो जाएगी और एक
ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है इतनी बात। अब जब किसी भी चालक तार को इन प्लेटों के सिरों से जोड़ा जाता है तो इस तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह है, किसका प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। ठीक है, थोड़ा सही सा करके बना देते हैं। मतलब इसमें जो प्रवाह होगा वो किधर होगा, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और इस घोल के अंदर जो धारा का प्रवाह होगा वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होगा। ठीक है, अब आपको इसमें दूसरी बात क्या याद रखनी है, आपके पास पहली बात ये हो गई जो महत्वपूर्ण है, सेल के अंदर विभिन्न धातुओं की दो छड़ें पाई जाती है। ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड या सेल की प्लेटें। अब ये जो प्लेटें होती है ये एक घोल में डूबी रहती है और इस घोल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्टे। इस विद्युत अपघट्टे की एक विशेषता होती है कि जैसे ही ये प्लेटें इस घोल में डुबोई जाती है तो उनमें एक प्लेट धन आवेशित और दूसरी प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है। और जैसे ही इन प्लेटों के सिरों को, मतलब टर्मिनलों को, किसी चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो उस चालक तार में जो विद्युत धारा है वो प्लस से माइनस सिरे की ओर बहती है, यानी कि धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। और घोल के अंदर जो इस धारा का प्रवाह होगा या धन आवेश का प्रवाह होगा वो होगा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। ठीक है, तो ये सेल के बारे में जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं सेल का परिपथ प्रतीक। सेल का परिपथ प्रतीक मतलब सेल को किसी भी परिपथ में दिखाया जाता है तो उसका प्रतीक कैसा होता है। इसमें जैसे आपने संधारित्र पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, बस अंतर केवल इतना है कि इसमें एक डंडा छोटा होता है और एक डंडा बड़ा। ये जो बड़ी लाइन है, बड़ा डंडा है, ये आपका धन प्लेट को प्रदर्शित करता है और छोटा डंडा ऋण प्लेट को। और ये आपका जो इतना चित्र बना है यही होता है आपका सेल। ठीक, और कैसा सेल, वैद्युत सेल। ठीक है इतनी बात। और यदि हमें किसी परिपथ में बैटरी को दिखाना है तो बहुत सारे सेलों को हम जोड़ देते हैं, जैसे ये जोड़ दिया, यानी कि जब भी आपके एक से अधिक सेल जुड़े होंगे तो इस प्रकार के जो प्रतीक होगा उस प्रतीक को कहा जाएगा बैटरी। ठीक, उसका नाम क्या होगा, बैटरी। तो आपका सेल का प्रतीक हो गया। सेल के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे छोटे छोटे वो हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिए मैं इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, सेल का विद्युत वाहक बल। अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा है और हमें उसमें से एक बात पता लग गई है कि जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, अब ये मैं केवल प्रतीक बना रहा हूं, ये धन प्लेट और ये ऋण प्लेट। अब जब भी इस सेल को किसी भी परिपथ से जोड़ा जाएगा ऐसे करके, ठीक है, तो इस सेल के अंदर जो भी रासायनिक क्रिया होगी उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है,
यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदली? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है इतनी बात। अब ये विद्युत ऊर्जा क्या करेगी? इस विद्युत ऊर्जा का कार्य होगा आवेश के प्रवाह को इस पूरे परिपथ में निरंतर बनाए रखने का। यानी कि जो आवेश चलेगा वो इस ऊर्जा के कारण ही पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा। तो यहाँ से एक बात पता लग गई है कि किसी भी आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जो रासायनिक ऊर्जा बदलेगी विद्युत ऊर्जा में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ कि किसी भी एकांक आवेश को, कैसे आवेश को? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, और इस विद्युत वाहक बल को जो प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं ई से, यानी कि इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात कह लूँ कि हमारे पास जो आवेश है वो कितना है? Q। यानी कि आवेश Q को इस सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है या दी गई ऊर्जा है वो कितनी हो? W जूल हो। यानी कि Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा हो वो कितनी हो? W। तब सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल E, वो होगा W/Q। ठीक है, क्या होगा? A बराबर W/Q। अब यहां से आप इसका मात्रक निकाल सकते हो। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक आप जानते हैं, मात्रक होता है जूल किसका? ऊर्जा का। और Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि इसका मात्रक हो गया है जूल प्रति कूलाम, और इस जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट। मतलब विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विमा क्या होगी? अब आप जानते हैं कि ऊर्जा की जो विमा होती है वो होती है mL/2 T⁻²। और आवेश, आवेश की विमा क्या होती है? AT। तो यहां से क्या बनेगी? आपका m जो का त्यों रहेगा, L² और T⁻² है, और एक ऊपर ये पहुंच जाएगी यानी कि T⁻³ A की पावर भी ऊपर जाकर माइनस, तो A⁻⁻1। तो ये किसकी विमा आ गई है? ये आ गई है विद्युत वाहक बल की विमा। ठीक, जो बिल्कुल विभव या विभवांतर की विमा होती है। आप जानते हैं कैसी राशि होती है? देखिए, यह होती है एक प्रकार से अदिश राशि। दिशा होती है इसमें। चलिए पहले दिशा की बात कर लेते हैं कि इसकी जो दिशा होगी विद्युत वाहक बल की, अगर हम दिशा के बारे में बात करें तो जो आपका धन आवेश होता है, कौन सा आवेश? धन आवेश। इस धन आवेश की दिशा होती है, मतलब धन आवेश
निम्न विभव से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका जो धन आवेश होता है, कौन, धन आवेश, वो चलता है नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर। ऊंचे विभव की ओर मतलब आपका जो धन आवेश है वो किससे किस साइड चलता है, नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर। अब नीचा विभव किसका है, ऋण प्लेट का। ऊंचे विभव किसका है, धन प्लेट का। तो इस प्रकार जो आपकी विद्युत वाहक बल की दिशा हुई है वो हुई है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। ठीक, मतलब अर्थात ई की दिशा धन प्लेट से किसकी ओर होती है, ऋण प्लेट की ओर होती है। ठीक, और होती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब दिशा तो है लेकिन फिर भी है कैसी राशि है, अदिश। यह एक अदिश राशि है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब इसके बारे में और ध्यान से पढ़िए, अच्छा टॉपिक है आपका। चलिए इसके बारे में जो और कॉन्सेप्ट है वो सुनिए। अब सेल के बारे में बात करें, मतलब इसकी निर्भरता, ई की निर्भरता। अब ई का मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, आपका जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसी भी सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। कैसा गुण, अभिलाक्षणिक। मतलब ई जो होगा, अगर कोई आपने एक सेल बना दिया और उसका सेल का ई कुछ फिक्स हो गया, तो अब उस सेल का जो ई है वो स्थिर रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। मतलब ये निर्भर करेगा, यह सेल, देखिए दो बात पर निर्भर करता है। सबसे पहला करता है जो सेल की प्लेटें होती है, सेल की प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है और घोल के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि सेल की प्लेटों तथा घोल का मतलब है विद्युत अपघट्य, घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इतनी बात। अब निर्भर किस पर नहीं करता, आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटों के अक्षेत्रफल। मतलब यह प्लेटों के अक्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। फिर प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता। सेल के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो यहां से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो ना तो वो सेल के प्लेटों के अक्षेत्रफल पर, ना ही प्लेटों के बीच की दूरी पर, और ना ही प्लेट जो आपका सेल है उसके आकार पर निर्भर करता है। निर्भर करता किस पर है, केवल निर्भर करता है जो आपके सेल की प्लेटें और घोल है उन दोनों की प्रकृति पर, मतलब में किस पदार्थ की बनी हुई है।
ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका इससे संबंधित और क्या है, हम इसी से संबंधित कुछ और पढ़ेंगे। अब सुनिए, जैसे आपके पास ये सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल वो E2 है। आप जानते हैं कि इसमें धारा की दिशा ये होगी। अब इसका जो परिणामी E होगा, क्या होगा, परिणामी E। अभी हमने क्या बताया कि जो E1 और E2 की दिशा होगी, किसकी, E1 और E2 की दिशा, वो ली जाती है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। मतलब जब आप ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलोगे तो E धनात्मक लिया जाएगा, और धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलोगे तो E ऋणात्मक लिया जाएगा। तो हम चल रहे हैं इधर, तो आपका E2 से ले लूं मैं, तो E2 ऋण से धन की तरफ चले तो E2 प्लस। अब इस पर पहुंचे, इस पर भी पहले कौन सी प्लेट पड़ी है, ऋण, और फिर कौन सी प्लेट पड़ी है, धन। तो ऋण से धन की ओर चल रहे हैं, मतलब E1 भी आपका कैसा बना, प्लस। तो आपका जो टोटल E है इसके लिए वो कितना है, E2 प्लस E1 है। जैसे मैं ये बना दूं, आपका E1 है और ये E2 है। अब चूंकि धारा किधर से किधर बह रही है, इसमें इधर, तो इसका मतलब E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। अब सबसे पहले जो इसके लिए E होगा, E2 कैसा लिया जाएगा, क्योंकि ऋण से धन की ओर चल रहे हैं तो E2 प्लस। फिर इस पर पहुंचे, इसमें क्या हुआ, धन से ऋण की ओर चले हैं, यानी कि पहले धन प्लेट पड़ी और फिर ऋण, तो इसका मतलब जो E1 लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, माइनस। ठीक है, आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि अगर आप धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चल रहे हैं तो जो E लिया जाएगा वो लिया जाएगा निगेटिव, मतलब माइनस का लिया जाएगा। और यदि आप चल रहे हैं ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, तो जो E होगा आपका पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हैं। आप इन्हें प्लेट से ही बना लीजिए तो अच्छा फील होगा। जैसे ये आपकी प्लेट है, ये धन वाली है और ये ऋण वाली है। यहाँ भी प्लेट बना लीजिए आप, ये धन वाली, सॉरी ऋण वाली, और ये धन वाली है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप धन से ऋण की तरफ चलोगे तो E ऋण माइनस का लिया जाएगा, और ऋण से धन की ओर चलोगे तो E प्लस का लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, किस पर, इस वाले कॉन्सेप्ट पर। हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपका कि किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1200 जूल ऊर्जा सेल द्वारा दी जाती है, तब सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले वो लिख लीजिए। वो कह रहा है कि किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, मतलब आपके पास जो धारा दी गई है I की वैल्यू वो कितनी है, 3 एम्पियर है।
ठीक है। कितनी देर तक? 5 मिनट तक। मतलब समय जो टी है वो है 5 मिनट, और 5 मिनट का मतलब है 5 × 60 सेकंड, मतलब 6×5 = 30, 300 सेकंड। ठीक है ना। उसके बाद कितनी ऊर्जा? 1200 जूल ऊर्जा। मतलब ऊर्जा जो W है वो कितनी है? 1200 जूल है। तो विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, आपके पास सूत्र क्या होता है विद्युत वाहक बल का? विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q, यही होता ना। अब आप जानते, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि Q का मतलब होता है I × T। Q बराबर क्या होता है? I × T। तो Q की जगह I × T रख दिया, तो E बराबर W आपका कितना है? W है 1200, I कितना है? 3, T कितना है? 300। तो ये कट गई, ठीक है। 3 से काट दो, 3×4 = 12, कितना बचा? 4/3। इससे आप भाग दोगे तो 1.33 वोल्ट, यानी कि 3 से 4 को भाग देकर कितना बच जाएगा? 1.33 वोल्ट बच जाएगा। तो इस प्रकार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मैंने करवा दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ फिर। चलिए, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टर्मिनल विभवांतर। कैसा विभवांतर? टर्मिनल। अब जब टर्मिनल विभवांतर के बारे में बात करेंगे हम, टर्मिनल विभवांतर, अभी आपने विद्युत वाहक बल के बारे में बात की है। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा जो होती है वही कहलाती है सेल का विद्युत वाहक बल। अब इसमें क्या होगा? इसमें केवल इतना होता है कि वहां हम सेल सहित की बात कर रहे हैं। इसमें होता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मतलब एकांक आवेश को सेल के किन्हीं सेल के कहूँ परिपथ के, यानी कि एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य सेल का को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। जैसे ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है E। आपने इसमें परिपथ बना दिया, ठीक है, और इस सेल द्वारा इस प्रतिरोध में जो आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W1 है और इसमें W2 है। तो हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। क्या कहेंगे कि एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और इसे प्रेजेंट करते हैं V से, यानी कि टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V कहलाता है। अब यदि मैं यह बात कहूं कि
ये आपके जो परिपथ है इसके ये दो टर्मिनल हुए, एक ए और एक बी, और इन दोनों के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच जो आवेश Q को, किसको, आवेश Q को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, W डैश है। मतलब आवेश कितना है आपके पास, आवेश है Q, और इस आवेश Q को इस दो टर्मिनलों के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है, W डैश है। तब आपका जो टर्मिनल विभवांतर होगा, टर्मिनल विभवांतर, वो होगा V बराबर W डैश अपॉन Q। ठीक है, सेम बिल्कुल वही बात, मात्रक अभी आपने लिखा था जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक, इसकी विमा, विमा भी क्या आई थी, m(l)2 t⁻³ a⁻⁻1, यही आई थी। राशि कैसी, एक अदिश राशि। ठीक है, अभी यहाँ की बात करूँ मैं अगर, तो आप जानते हैं कि आपका जो E होगा वो होगा W1 + W2 अपॉन Q। मतलब इसको अलग अलग करूँ तो W1 अपॉन Q, W2 अपॉन Q। तो आपकी जो ये टर्म्स बनी है यहाँ पर, W1 अपॉन W2 मतलब W1 अपॉन Q, W1 अपॉन Q प्लस W2 अपॉन Q, इसे V1 कह सकता हो और इसे V2। मतलब ये आपके जो बने हैं ये है टर्मिनल विभवांतर। मतलब आपका जो विद्युत वाहक बल होगा उन सभी टर्मिनल विभवांतरों के योग के बराबर होगा जिन्हें वो परिपथ में प्रवाहित, आवेश को प्रवाहित करने में कार्य कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब आपको इस टॉपिक में केवल दो बात याद रखनी है। मतलब पहली बात आपको क्या रखना है, विद्युत वाहक बल। मतलब दो ही कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बारे में, विद्युत वाहक बल EMF। इसका मतलब है कि आवेश को, कैसे आवेश को, एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में। ठीक है, और आपका जो टर्मिनल विभवांतर होगा, कौन सा, टर्मिनल विभवांतर, ये क्या होगा, इस टर्मिनल विभवांतर का मतलब है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच। ठीक है, तो ये आपको दो बातें याद रखनी है, यानी कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल, और एकांक धन आवेश को परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये दो पॉइंट्स थे, इनके सूत्र आपको याद रखने हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, EV और स्मॉल r में संबंध पढ़ाएंगे, और आपके जो सेल होते हैं, सेल को जो समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए से बच्चों को धन्यवाद।